नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ। पिछले 2 दिनों में हमने देखा अच्छी तेजी लौटी थी गोल्ड में, और उस रैली पर आज ब्रेक लगता दिख रहा है। 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। 96,700 के आसपास है MCX पर सोना। गोल्ड फ्यूचर्स कॉमेक्स पर $3400 के नीचे आ चुका है। कई खबरें, एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे भारत की तरफ से हमले किए गए हैं, उसके बाद से भी तनाव और ज़्यादा है। साथ ही खाड़ी देशों का जो तनाव है वो पहले से मौजूद है। साथ ही अब इस हफ्ते एक अहम अपडेट ये है कि पाकिस्तान, चाइना और US इन दोनों के अधिकारियों की इस हफ्ते बैठक हो सकती है और ट्रेड वॉर कम करने की उम्मीद है। लेकिन इन खबरों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई वजनदार खबर है जिस पर बाजार की नज़र रहेगी, वो है फेड की बैठक। आज दूसरा दिन है और आज देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा। लेकिन ज़्यादातर बाजार के एक्सपर्ट्स को, ट्रेडर्स को लगता है कि ब्याज दरें 4.25 से 4.5% के बीच में स्थिर रहने की संभावना है। लेकिन आगे की कमेंट्री क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक जुलाई, सितंबर और अक्टूबर इन तीनों बैठकों में चौथाई फीसदी की 3 कटौती की उम्मीद उनको लग रही है। लेकिन देखते हैं अगर कुछ सरप्राइज आए, क्योंकि दबाव तो है ट्रंप की तरफ से। किशोर सर, क्या लग रहा है? इतनी सारी खबरें हैं, गोल्ड को में वापस से रिस्क प्रीमियम दिख रहा है, क्या करना चाहिए करेंट लेवल पे सोने में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो बीच में जो थोड़ा जो ब्रीदर मिला था और मार्केट्स को थोड़ा लगने लगा कि ट्रम्प साहब थोड़ा एक कदम पीछे ले लेंगे, बट उन सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए ट्रम्प साहब ने वापस कि नया ड्यूटीज अनाउंस किया है और फार्मा सेक्टर के ऊपर ड्यूटीज अनाउंस करने का डिसीजन लिया है। तो आई थिंक मार्केट्स वापस उसी दौर में गया है कि जहाँ पे जो आर्थिक तनाव है, खास करके जो चाइना और US के बीच में, उनको डिस्काउंट करते हुए। सेकंड इज दैट जियोपॉलिटिकली एक और रिस्क बढ़ गया है। जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक और जो एडिशनल रिस्क ऐड करते हुए दिख रहा है। तो मार्केट्स जो जो बीच में जो ब्रीदर लिया था और गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आया था, वो टेम्पररी फेज था। अगेन यहाँ से आपको थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल रहा है। और डॉलर में जो गिरावट है, डॉलर का जो वीकनेस है, आप गोल्ड के सामने है और बिल्कुल आप जापानीज येन के सामने भी आपको डॉलर का वीकनेस देखने में मिल रहा है। बेसिकली डॉलर एज अ सेफ हेवन बेट, वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खोते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड का जो तेजी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जून वायदा अगर करंट लेवल्स में या 96,500 के आसपास इंट्राडे के लिए बाइंग का लेवल हो सकता है। 96,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 97,300 का टारगेट रख सकता है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल तेजी का माहौल है। आई थिंक मीडियम टर्म थोड़ा सा अभी मतलब इनडेसिसिव है। जैसा आपने सही बताया कि शाम का जो फेड का जो ऐलान आएगा उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट उसका कमेंट्री को देखना चाहिए। अगर टैरिफ्स का असर है इन्फ्लेशन के ऊपर, और शायद अगर फेड बोलते हैं कि रेट का जो कटौती पॉसिबल नहीं है और प्रोबेबली ये साल के लिए रेट का शायद कटौती नहीं हो सकता है, तो भी गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो सावधानी बरतना चाहिए। शाम को अगर पोजीशन ओपन रखे जाते हैं तो प्रॉब्ली आपको ऑप्शन के साइड पे थोड़ा हेज करके चलना चाहिए, सो दैट आप कल सुबह का जो वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। तो एक अहम इवेंट्स है, उस पर भी आपको नज़र रखना है और साथ ही तमाम तरह के डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, तो आपको अभी ये बचना है। लेकिन अगर ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे खरीदारी करें। अगर रिस्क एपेटाइट आपकी अच्छी है तो बाइंग के साथ जाए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर खरीदारी के साथ ही जाने की सलाह है। लेकिन आप इस ट्रेड को कैरी ना करें, स्टॉप लॉस को भी फॉलो करें और अपनी पोजीशन को आज ज़रूर काट कर जाएं। दिनेश जी, आप बताएं गोल्ड पर आपकी राय क्या है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। गोल्ड की वोलेटिलिटी पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। 22 अप्रैल को गोल्ड का भाव 99,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। 4 दिन पहले ये 92,000 रुपए आया।
और ये आज के दौर में हमें दोबारा 97,000 के ऊपर में प्राइसेस देखने मिल रहे हैं। तो करीब करीब मेरे हिसाब से ये 7 और 5 12,000 रुपए की तेजी मंदी हो चुकी है। तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट है ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करे। जो भी कॉल या जो भी इंट्राडे पोजीशंस ले अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाए। पहले बात तो ये बताना चाहूंगा। सेकंड, कल जो गोल्ड में एक बड़ी तेजी का रुख आया था वो इसके चलते आया था कि जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर का जो डील था वो डिले होता जा रहा है और इसी कारण से प्राइसेस में एक बड़ा हमने इजाफा आता हुआ देखा। आज हमने दोबारा ये न्यूज देखी कि शायद ये वीकेंड तक के वहां पर कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जिसके चलते हमने 700 से 800 रुपए गोल्ड में ओपनिंग दिखी है। बट ओवरऑल जो इसकी बढ़ने की स्पीड है वो घटने की स्पीड से कहीं ज्यादा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बार 96,500 96,600 जो मैंने कॉल दे रखी है वो अर्ली मॉर्निंग कॉल थी, लेकिन मुझे लगता है शायद इतना ज्यादा गिरावट इसमें हमें देखने नहीं मिले। 96,500 96,600 के आसपास बाय करे। 96,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 97,100 और 97,500 के लेवल्स हमें आज दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी। जो कॉल है इसको अगर टारगेट हिट ना होते हैं तो क्या बने रहना है या निकल जाए? हालांकि आपके टारगेट के आसपास ही है। क्या नया टारगेट क्या है दिनेश जी? जी बिल्कुल 97,500 ऊपर हमें देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिप्स पर बाय करना चाहिए। ये 96,500 के आसपास बाय करे। 97,050 और 97,500 ये अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। और चांदी में क्या कहेंगे दिनेश जी? चांदी मुझे गोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है। बार बार ये 96,100 के आसपास से कल हमने 3 बार देखा, दोबारा मुड़ी है ऊपर पे 97,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर डिप आता है 96,150 के आसपास तो बाइंग का रुख देखना चाहिए। 97,050 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। 95,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जो लेवल्स मैंने दे रखी है वो पूरे इंट्राडे के हिसाब से है। शायद इवनिंग सेशन में लेवल टेस्ट करे, मौके का इंतजार करे, इस लेवल का वेट करे और वहीं पर ही बाय करे। चलिए, तो ये व्यू आपकी तरफ से चांदी पे। चांदी पे आप क्या कहेंगे किशोर सर? आई थिंक चांदी पे भी मैं बाय का सलाह दे सकता हूँ। यहाँ पे जुलाई वायदा 96,200 के आसपास यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 95,700 के आसपास एंड 97,000 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है इंट्राडे के लिए। ओके, चलिए, तो चांदी पे भी कॉल आ गई है, गोल्ड पर भी। अब क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को लेकर भी 3-4 ऐसी खबरें हैं जिस पे नजर रखना जरूरी है। एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है ही, साथ ही ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन नई खबर एक ये आई है कि यूएस में उत्पादन में कमी दिख रही है और साथ ही यूरोप और चीन में मांग में बढ़ोतरी आई है। क्या लग रहा है सर, क्रूड की जो ये रिकवरी दिख रही है किशोर सर, क्या ये और तेज हो सकती है या अब यहां से फिर से दबाव बढ़ सकता है? आप क्या कहेंगे क्रूड पर सर? आई थिंक क्रूड का जो शॉर्ट टर्म जो तेजी हम देख रहे थे कि काफी हद तक रिस्क ऑन सिनेरियो बीच में आया था, उसके वजह से भी देख रहे थे एंड एट द सेम टाइम कि थोड़ा चाइना का डेटा और चाइना का स्पेंडिंग जो डेटा आया था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। सो ओवरऑल में काफी हद तक जो करंट सिचुएशन है वो डिस्काउंट हो चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट्स एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत ओपेक का भी एक पॉजिटिव जो आई थिंक सपोर्ट दे रहा है। सो आई थिंक करंट लेवल्स पे अराउंड 5,000 के आसपास यहाँ पे इसमें खरीदारी का सलाह दे सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 4,960 इंट्राडे के लिए और 5,100 का टारगेट हो सकता है। और जहां तक ऑप्शंस की सवाल है, 5,000 का कॉल आप ले सकते हैं, 120 रुपए के आसपास अवेलेबल है। ये इसका जो स्टॉप लॉस है 80 रुपए के आसपास मेंटेन करना चाहिए और 190-200 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बेहतर रणनीति है। तेजी का ही ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 5,000 के स्ट्राइक की कॉल आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। आप बताइए क्रूड पर आपकी कॉल दिनेश जी। जी विश्वमोहन जी, जैसे आपने कहा है कि जो न्यूज बेस है, मतलब 3% जो गेन हमने क्रूड में आता हुआ देखा है, इसमें यूएस का प्रोडक्शन कम हुआ है, यूरोप की डिमांड काफी बेहतर निकल कर आई है। सकारात्मक संकेत इंडिकेट करता है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और खास करके क्रूड के लिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप अगर यहाँ से मिलता है 40 रुपए का तो 5015 5,015 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 5,095 का लक्ष्य, 4,965 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं मेटल्स में अगर आज देखें तो ज़्यादातर मेटल्स दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। हल्की नरमी भी दिख रही है कुछ काउंटर्स में। कॉपर 848 के आसपास, जिंक भी 0.25% नीचे है। एल्युमिनियम में आधे % से ज़्यादा की गिरावट है, 230 रुपए तक फिसल कर आ चुका है।
और लेड सपाट है 175 रुपए पे। किशोर सर, क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में आज? आई थिंक बेस मेटल्स में अगेन अगर चीन और अमेरिका के बीच में अगर कुछ ट्रेड मामले में अगर समझौता होता है, इवन बातचीत शुरू हो जाता है कि कुछ एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट सुधर सकता है। पिछले कुछ दिनों के लिए वो माहौल देखने के लिए मिला था। अगेन बिकॉज ट्रेड टॉक्स डिले हो रहे थे, उसके वजह से वापस यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस है, अनटिल अनलेस ये जो डिस्कशन है थोड़ा आगे बढ़े, तब तक इसमें थोड़ा वीकनेस रहेगा। ग्लोबल स्लोडाउन ये सबसे अहम कारण हो सकता है। सो जिंक यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए मैं एक बार के लिए 248 में मैं बिकॉली का सलाह दे सकता हूँ। 251 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 242 का टारगेट हो सकता है। ओके, आप बताइए बेस मेटल्स पे आपकी राय दिनेश जी। जी, कल हमने देखा 843 के लो बनाने के बाद में कॉपर ने 853 के लेवल ऑलमोस्ट छुए थे, 10 रुपए की तेजी आई, वहां से एक थोड़ा सा करेक्टिव फेज आ रहा है इसमें। मेरे हिसाब से 845 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, कहीं यहाँ अगर गिरावट आती है 2 से 3 रुपए की, तो 844, 80, 845 के आसपास एक बार दोबारा खरीदारी लौट कर आ सकती है। एक फॉलो थ्रू बाइंग आ सकती है। 852, 858 की पोटेंशियल पॉसिबली एक या 2 दिन में हमें देखने मिल सकते हैं। 839 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना और आपकी टॉपिक है। चलिए, नेचुरल गैस की चाल देखिए, 3% की तेजी दिखा रहा है, 300 रुपए के ऊपर है। किशोर सर, क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या करना चाहिए इस तेजी में? नहीं नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। एंड खास करके गैस का जो मई वायदा है, मेरे हिसाब से 305 के आसपास इसमें मैं थोड़ा बहुत ये जो रैली थमते हुए नजर आ रहा है। 305 में एक बार बिकॉली कर सकते हैं। 311 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और टारगेट आपका हो सकता है 295 के आसपास। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। 305, थोड़ा और ऊपर भाव आने दे 3-4 रुपए, फिर आप बेचे। 295 तक वापस आ सकता है। प्योरली ये ट्रेडिंग कॉल है, ध्यान रखिएगा। तो स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक अहम खबर है ड्राई फ्रूट्स को लेकर। इसके इंपोर्ट पर क्या असर हुआ है और आगे क्या दाम और बढ़ सकते हैं, ये खबर लेंगे। और साथ ही मंडियों में कई सारी रबी फसलें ऐसी है जिनके दाम एमएसपी के नीचे आ गई हैं। आगे क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। एग्री मार्केट में भी काफी गिरावट बढ़ी है। हालांकि ग्वार में आज भले ही रिकवरी दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे तो एक तेज गिरावट यहां पर आई है। कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर इलाके में ग्वार की जो स्टॉकिस्ट है उन्होंने अपने माल को कम किया, ऑफलोड किया है। उनको इन तनाव में ये रिस्क लेना उन्हें ज़्यादा ठीक नहीं लगा, ये खबर है। दूसरी, जो क्रूड में हाल में नरमी आई है, उससे भी डिमांड को लेकर, गम के डिमांड को लेकर चिंता है, उसका भी दबाव दिखा था। लेकिन आज के सत्र में रिकवरी है। क्या कहेंगे सर दिनेश जी ग्वार सीड ग्वारगम पर? ऊपर से जो तेज गिरावट आई है सर, 104 105 के आसपास का गम ट्रेड कर रहा था, मतलब 10 400 10 500, वहां से करीब करीब 94,000 के लेवल से नीचे आए हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक रैलीज ही मैं इसे कहूंगा। अभी कोई रिकवरी वाला फेज तो मुझे नजर नहीं आता है। अनलेस एंड अनटिल ये 10 200 से ऊपर की ट्रेड करे तभी कोई नई बात बन सकती है। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि 96 97 के लेवल ये दोबारा दिखा सकता है, वहां पर बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। मानसून या फिर बारिश के सेंसिटिविटी की फसल है ये। और जब भी सामान्य मानसून होता है, इसमें गिरावट हमेशा ही आती है। ये हमें देखने मिला है। जैसे ही आईएमडी का प्रेडिक्शन आया कि अबाव नॉर्मल फोरकास्ट मानसून का इस बार रह सकता है, गम 102 से जाकर ये 94 रुपए तक आ चुका है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्वार भी अगर यहाँ से कहीं बढ़ता है तो एक बार 5085 के लेवल दिखा सकता है। 5140 के ऊपर अगर ग्वार चले तभी इसमें कोई तेजी की संभावना बनती है। अनलेस एंड अनटिल मानसून में कोई अगर गड़बड़ होती है या फिर मुझे लगता है कि मानसून ठीक ठाक से नहीं होता है, तो ही इसमें दोबारा एक तेजी बन सकती है। मसालों की बात करते हैं। मसालों की चाल देखिए तो आज यहाँ पर जीरा, धनिया दोनों कमजोर है। हल्दी में रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन शुरुआती जो गिरावट थी वो कम हुई है। इन तीनों मसालों पर आपकी राय क्या है दिनेश जी? विश्वमन जी, सारा एग्री स्पेस अगर हम देखते हैं तो जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में इसमें भारी गिरावट आती है या एक अनसर्टनिटी सा माहौल सा बनता है। मसालों में हमने वही देखने मिला, साथ ही साथ ग्वारगम में भी हमने वही देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि जीरा जो है ये काफी ऊपर के लेवल से एक बार करीब करीब 3,000 3,500 रुपए नीचे आ चुका है। सीजन की शुरुआत 20,000 के आसपास के लेवल से हुई थी, वहां से 25,200 के लेवल इसने छुए।
अभी करीब करीब 21,650 के आसपास चल रहा है। आई थिंक 22,200 के आसपास अगर ये जाता है तो इसमें बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है, क्योंकि डीमैट की भी अगर हम पोजीशन देखते हैं तो डीमैट में करीब करीब अभी 5500 टन का माल डिपॉजिट हो चुका है, जबकि इसका ओपन इंटरेस्ट मात्र 7200 से 7300 मैट्रिक टन है। तो जो जितना भी सेलर है ये हेजर है, और हेजर को अगर बदला मिलता गया तो अपनी पोजीशन रोल करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से 22,200 का लेवल बिकवाली के लिए एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है। धनिया निरंतर गिरता जा रहा है, और धनिया में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग उभर कर आ सकती है। गोंडल और आसपास की मंडियों में अभी मौसम ठीक ठाक नहीं है, वहां पे अराइवल्स कम है, तो एक मौका मुझे लगता है कि धनिया में जरूर मिल सकता है। जो जून का वायदा है वो करीब करीब 74,040 के आसपास बाय किया जा सकता है। 76 साढ़े 76 के लक्ष्य के हिसाब से 7300 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी ओवरऑल एक रेन बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड कर रहा है, डाउन साइड 13,700, अप साइड 14,600। तो मुझे लगता है ये दायरा मेंटेन करता हुआ अगले हफ्ते तक नजर आता है। ओके, चलिए, तो ये भी है मसालों को लेकर। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ पर खबर ये आ रही कि अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट सप्लाई पर काफ़ी असर हुआ है। ये असर ये इसलिए हुआ है कि भारत पाकिस्तान सीमा बंद होने की वजह से, और नट एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने एयर कॉरिडोर की सरकार से मांग की है, क्योंकि जो किशमिश है, अंजीर है, खुबानी का अफगानिस्तान से भारत में इंपोर्ट होता है, उस पर काफ़ी असर हुआ है। हमारे साथ दिलीप काबरा जी हैं, श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से। दिलीप जी, सर, इस ड्राई फ्रूट्स के दाम भी बढ़े हैं क्या मार्केट में? नहीं, बाजार तो स्टडी है, तेजी बाजार में आई नहीं है। ओके, और अभी स्टॉक था पुराना, स्टॉक में तेजी कोई आई नहीं है, लेकिन अभी 2-5 दिन में क्या फैसला होता है उसके बाद मालूम पड़ेगा तेजी का। अभी वो तेजी 1-2 रुपए की तेजी आई है, कोई तेजी खास नहीं आई है। ओके, अभी स्थिर लग रही है, अभी बहुत तेजी नहीं आई है, क्या लग रहा है? लेकिन अगर ये अगर लंबे समय तक इस तरह की स्थिति बनी रही, एयर कॉरिडोर की मांग की जा रही है, हालांकि इम्पोर्ट ही है जो चारवा एयरपोर्ट से आएगा, जो पोर्ट है चारवा पोर्ट, जी से आएगा वापस, ओके पोर्ट से माल आएगा। ओके सर, एक खबर है रबी फसलों को लेकर, उसमें हम इसमें बात करेंगे हम दलहन पे। चना, मसूर, ये सब की कीमतें एमएसपी के नीचे हैं और लगातार ये कमजोरी है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो खरीद सिर्फ सरकारी खरीद ही ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं कि सरकार की इतनी खरीदारी हुई, लेकिन भाव लगातार एमएसपी के नीचे है। क्या होगा सर, दालों के भाव आगे किधर जाते दिख रहे हैं आपको? कोई तेजी नहीं है, अभी भी नहीं तेजी, 1 महीने 2 महीने कोई तेजी का रुख नहीं है। तो इतना माल पड़ा हुआ है, येलो पीस कंटिन्यू आ रहा है। येलो पीस ने पूरे बाजार को दबा दिया, दाल बाजार को, तुअर को, चने को, और चना भी स्टॉक भी है लोगों के पास, लोगों ने बहुत माल गोदाम में रखा हुआ है। तुअर भी पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके, कोई तेजी का माहौल नहीं है अभी। ओके, तो क्या यहाँ से और भी दाम गिर सकते हैं कि जितनी गिरानी थी आ चुकी है? दालों के प्राइस को लेकर आपका अनुमान क्या है यहाँ से? अभी 1-2 रुपए की 1-2 मंदी आ सकती है, तेजी का असर दिखता नहीं है। ओके, तेजी नहीं, थोड़ी बहुत मंदी आपको यहाँ से दिख रही है। आ सकती है 2 रुपए। ओके, शुक्रिया दिलीप जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि ड्राई फ्रूट्स मार्केट को लेकर जो चिंताएं हैं। उनका कहना है कि ड्राई फ्रूट्स मार्केट में अभी उतनी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन हालात अगर इसी तरह से बने रहें और एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल अगर करना पड़ा तो चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि दूसरा जो रास्ता विकल्प है वो ईरान के रास्ते हैं, और उस अगर विकल्प के जरिए अगर आप जाते हैं तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वहाँ पर पेमेंट की दिक्कतें आती है। तो एक ये वजह है, और भारत पाकिस्तान सीमा बंद होने से फिर ये सीधा रूट जो सबसे सस्ता रूट था वो असर है। या तो फिर आपको एयर कॉरिडोर बनाना पड़ेगा और वो आपके लिए फिर कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगा, और जिसका असर कीमतों पर हो सकता है। वहीं दलहन की बात उन्होंने की कि दलहन में दाम यहाँ से बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सप्लाई इस पर काफ़ी है, की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी देश में, और उस तरह के लिवाल हैं नहीं, और जिससे बाकी दालों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। चलिए, कुछ और कमोडिटीज़, एग्री कमोडिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। कैस्टर भी काफ़ी सुस्त है, 6150 के आसपास गिर कर आ गया है। तेजी तो गायब है ही, अब धीरे धीरे नीचे की तरफ भी आ रहा है। दिनेश जी, कैस्टर पर आपकी राय? बिल्कुल सेम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी है, और निश्चित है कि ऐसे परिस्थितियों में इसका गिरना लाजमी था और गिरा भी है। मुझे लगता है कि 6100 ये 6200 के आसपास का जो इसका एक सपोर्ट जोन था, ये इसने ब्रीच किया है। अनलेस एंड अनटिल ये 6200 से ऊपर ट्रेड करे, मेरे साथ इसमें नया कोई फ्रेश ट्रेड लेना नहीं चाहिए। हालांकि फंडामेंटल इसमें निश्चित तौर से सजेस्ट करते हैं कि अभी नहीं तो 1 या 2 महीने बाद में इसमें तेजी दोबारा लौट कर आ सकती है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो होल्ड की जा सकती है, फ्रेश पोजीशन ऐड करने में थोड़ा सा भी इंतजार करना। चलिए, कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। किशोर सर,
करेंसी मार्केट में रुपए में अच्छी रिकवरी दिख रही थी, लेकिन आज के सत्र में 15 पैसे के आसपास की कमजोरी दिख रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए 57 पैसे के आसपास है। क्या लग रहा है सर, आगे जो ये ट्रेंड दिख रही है, मजबूती का ट्रेंड जो रुपए में दिख रहा था, ये आगे भी कंटिन्यू होगा क्या? विश्वमोहन, सरप्राइजिंग बात यह है कि जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक्स के बाद रुपये का मार्केट में कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं देखने के लिए मिला। इधर मार्केट ये डिस्काउंट नहीं कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एस्केलेट नहीं होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ये डिस्काउंट नहीं कर रहा है। सो रिलेटिवली काम मार्केट दिख रहा है। देखते हैं कि कैसा ये जो माहौल कैसा बदलेगा, बट फिलहाल के लिए तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे। अगर शॉर्ट टर्म में देखेगा तो 8470 तक इसमें डेप्रिसिएशन हो सकता है, बट मीडियम टर्म मुझे जो फंडामेंटली जो दिखता है वो है 8340 तक दिखता है। वो 12 महीने के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। 1.25 रुपए के आसपास अप्रिसिएशन दिखता है, बट शॉर्ट में थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना चाहिए। ये जो माहौल कैसा है इसको परिवर्तित होते हुए देखेंगे तो उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर रहेगा। ओके, तो फंडामेंटली आपको रुपया मजबूत जरूर दिख रहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो बॉर्डर पे जो तनाव है पाकिस्तान के साथ, उस वजह से सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो डॉलर में कमजोरी है, अन्य एशियाई करेंसी के साथ साथ यहाँ पर भारत में भी रुपये में भी हमने देखा अच्छी रिकवरी है, और आगे वही ट्रेंड जारी रह सकता है अगर चीजें सामान्य रही, और नीचे में 8340 तक आ सकता है। लेकिन इस बीच देखे तो सोना चांदी डे हाई पे आ चुका है। चांदी तो अब हरे निशान में है, तेजी दिखा रही है, और गोल्ड भी अब हल्की गिरावट ही बची है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।